Hello everyone, I am here with a new video of class 12th from your book Flamingo, that is A Thing of Beauty. ये एक poem है actually and it has been written by John Keats. तो let's discuss about John Keats. So John Keats एक English poet थे, बहुत ही ज़्यादा famous. इनका लाइफ स्पैन रहा है 1795 to 1821. एज़ यू कैन सी कि इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं था. 25 ईयर्स के एज में इनका डेथ हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस. इनको ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है और इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है. लेकिन इस 25 ईयर के एज में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा फेम, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, और ये अपने एज के इंग्लिश लिटरेचर को अलग अलग एजेस में डिवाइड किया गया है. तो ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे और उस टाइम के ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट रहे हैं. और इनके जो वर्क्स हैं वो रोमांटिक एज के ज़्यादातर जो पोइट्स होते थे उनके जो पोम्स होते थे या जो भी राइटर थे उनका जो थीम होता था वो नेचर होता था. वो नेचर, उसका नेचर से कनेक्शन, नेचर का लव टुवर्ड्स नेचर, ये उसकी तरफ, या इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे. तो उसी तरीके से जॉन कीट्स का भी मेन थीम यही सारा होता था उनके पोम्स और उनके राइटिंग्स का. ओके, सो दिस पोम ऑल्सो एज यू कैन सी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर पोम है और इसमें भी दुनियादारी और हम लोग देखेंगे कि किन चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई है. लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर पोम है और कहीं ना कहीं ये इसको पोएट ने नेचर के थ्रू हमारे रियल लाइफ को किस तरीके से, हमारे रियल लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को कैसे कनेक्ट किया है, हमारी रियलिटी को दिखाया है. एक ह्यूमन बीइंग की क्या रियलिटी होती है उसको नेचर के थ्रू कनेक्ट करके इस पोएम को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है. तो अगर आप इसका मीनिंग डीपली समझोगे तो ये पोम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. एक्चुअली उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पोम एक्चुअली द अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये ओरिजिनल पोम नहीं है. ओरिजिनल पोम है एंडीमियन. एंडीमियन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पोम है जॉन कीट्स की, जिसका एक टुकड़ा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी. ये पोम जो है ये 4 बुक्स का ये पोम है और इसमें टोटल 1000 लाइन्स है. ऑलराइट, 4 बुक की एक पोम है ये और इसमें टोटल 1000 लाइन्स हैं. और उन्हीं 1000 लाइन्स में से कुछ गिने चुने लाइन आपके बुक में आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं और इस पोम का नाम रखा गया अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अंडरस्टूड? मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये एक्चुअली ओरिजिनल पोम नहीं है. ये एक पोम है एंडीमियन, जिसका ये एक टुकड़ा है, एक्सर्प्ट है, EXCERPT. आपके बुक में ये वर्ड रिटन है, ठीक है. एक्सर्प्ट का मतलब होता है हिस्सा, किसी चीज़ का टुकड़ा. ऑलराइट, और ये उसी पोम का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको आपके बुक में प्रेस्क्राइब किया गया है. आपको उसको पढ़ना है आपके 12th के सिलेबस में. ऑलराइट, और ओरिजिनल पोम थी एंडीमियन, जो कि 4 बुक्स की पोम है और 1000 लाइन्स की पोम है. और इसको लिखा है जॉन कीट्स ने, जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन अपने ही 25 ईयर्स के एज में ही ये बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर थे रोमांटिक एज के और इंग्लिश लिटरेचर के. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. तो एंडीमियन क्या था? एंडीमियन एक ऐसा पोम था जिसमें एक शेफर्ड है. एंडीमियन एक शेफर्ड का नाम रहता है, एक चरवाहे का नाम रहता है जो भेड़ चराते हैं, तो उसका नाम रहता है एंडीमियन. वो एक लड़का रहता है और वो उसको एक लड़की की तलाश करता है और उस लड़की की तलाश करते करते उसको दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है. एक्चुअली वो सिंथिया की तलाश कर रहा होता है और सिंथिया की तलाश करते करते उसको डायना से प्यार हो जाता है. लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि डायना, जो मून गॉडेस जिसकी वो तलाश कर रहा था सिंथिया की, वही डायना वही है. सिंथिया और डायना सेम है और जिसकी वो तलाश कर रहा था वो उसको मिल गई है. और उसी में से फिर ये पोम को छोटा सा टुकड़ा, लेकिन उससे रिलेटेड हम लोग को उतने डीप में नहीं जाना है. हम लोग को बस इस पोम का जितना टुकड़ा जो हिस्सा आपको दिया गया है उसका क्या मीनिंग है उसको हम लोगों को डीपली पढ़ना है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जॉन कीट्स. जो आपके बुक में थोड़ा बहुत दिया हुआ वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. जॉन कीट्स 1795 to 1821 वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, जो कि मैंने आपको बता दिया कि एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे.
ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, लेकिन ये इन्होंने ट्रेनिंग अपनी जो पढ़ाई की थी वो सर्जन बनने के लिए की थी. Keats decided to devote himself wholly to poetry, और इनका शौक था पोइट्री लिखना. तो भले ही इन्होंने प्रैक्टिस किया था सर्जन बनने के लिए या जो भी पढ़ाई की थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट कर दिया था, पूरी तरीके से अपने आप को पोइट्री की तरफ इनका डेडिकेशन था, बहुत ज़्यादा ये इनका झुकाव पोइट्री की तरफ था. Keats' secret his power to sway and delight the readers lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspiration in the terms of language. और इनमें एक खास बात थी, इनका जो सीक्रेट था राइटिंग का वो ये था कि जो भी लिखते थे वो रीडर से इतना ज़्यादा कनेक्ट होता था, वो रीडर को अपनी तरफ खींचता था. स्वे का मतलब होता है खींचना, अट्रैक्ट करना. तो और वो एस्पिरेशन बन जाता था, लोग इंस्पायर हो जाते थे इनसे. ठीक है, लोग इनसे इतने ज़्यादा, मतलब और भी राइटर्स ऐसे बहुत सारे हैं जो कि जॉन कीट्स को देख करके लिखना शुरू किए हैं. इनके राइटिंग्स जो थे वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते थे. ओके, और द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द पोम एंडीमियन. मैंने बताया एक्सर्प्ट यानी द फॉलोइंग यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बात हो रही है. ये एक एक्सर्प्ट है एंडीमियन पोम का, और एंडीमियन का पूरा नाम है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस. ओके, द पोम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड. एंडीमियन ये खुद एक ग्रीक लेजेंड थे. लेजेंड का मतलब होता है कोई महान आदमी, कोई महान व्यक्ति, और जो कि एक इन विच एंडीमियन अ ब्यूटिफुल यंग शेफर्ड एंड अ पोएट हु लिव्ड इन माउंट लैटमॉस हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस. और ये एंडीमियन जो थे इनको विजन आता था, सपना देखते थे, या वो लेजेंड थे, खुद भी ग्रीक लेजेंड थे, तो उनको सपना आता था, उनके सामने उनको दिखाई देती थी सिंथिया. सिंथिया जो मून गॉडेस थी, चांद चंद्रमा की देवी. ठीक है, द एन्चेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट. और ये जो यूथ थे एंडीमियन, वो उनका एन्चेंट करना मतलब उनका पीछा करना, उनको एन्चेंट का मतलब होता है भव्य. ठीक है, वो ये जो थे वो भव्य, ग्रीक माइथोलॉजी से कुछ भगवान, जैसे हमारे यहाँ कृष्ण जी कैसे थे वैसे ही वो भी लेजेंड. ठीक है, ग्रीक और एन्चेंटेड थे वो भी, उसी तरीके से ये एंडीमियन भी एक यूथ शेफर्ड था, वो भी चरवाहे थे हमारे यहाँ कृष्ण जी, एग्जैक्टली वही सेम चीज़. ठीक है, तो वो ये बस हमारे यहाँ वो इंडिया में थे, वो वहाँ पे ये एंडीमियन जो वो ग्रीक में, ग्रीस के. ठीक है, गॉड. तो ये मून गॉडेस का उनको विजन आता था और ये उसका पीछा, सीक आउट का मतलब उसको ढूंढने के लिए निकले. एंड सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी. और ये ढूंढते 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 उनको फॉरेस्ट में चले गए, और फॉरेस्ट से भटकते भटकते ये समुद्र में चले गए. उसके बाद फिर के आगे की कहानी वो आपको पोम पढ़ के ही समझ में आएगी. सो लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. जितना आपके बुक में डिस्क्राइब किया था ज़रूरी था पढ़ना, तो दैट्स वाई आई रेड इट आउट एंड एक्सप्लेन इट टू यू. नाउ लेट्स गेट बैक टू द पोम. अब थोड़े से पोम में जाते हैं. ये जो पोम है इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके एक एक लाइन में बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग छुपा हुआ है. तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि एक लाइन को एक्सप्लेन करने में बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और रियल लाइफ एक्सप्लेनेशंस भी उसके साथ जोड़े जा सकते हैं. सो बी पेशेंट एंड लेट्स स्टार्ट. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. ये कितनी खूबसूरत लाइन है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, मतलब एक चीज़ जो खूबसूरत है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक चीज़ जो खूबसूरत है, इज़ अ जॉय फॉर एवर. उसको देख करके इंसान को हमेशा खुशी हो सकती है, हमेशा खुशी हो सकती है. आप एक छोटे से बच्चे को देख लो, ठीक है, उसमें खूबसूरती है. आज आप उसको देखते हो, आप कहीं से आते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, कहीं से बहुत ज़्यादा थक हार करके आए हो, पूरे दिन का काम करके आए, उस बच्चे से के पास 5 मिनट बैठ जाओ, उस बच्चे से 5 मिनट मिल लो, वो आपको एक इमेंस जॉय देगा. वो इतना ज़्यादा खुशी कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, वो तो है, लेकिन वो जो मोमेंट जो आप उसके साथ रहोगे वो इतना ब्यूटीफुल होगा कि आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, आप खुश रहोगे उस टाइम पे. हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम लोग नेचर के पास बैठते हैं. ठीक है, कहीं भी बाहर ऐसे शांति में बैठना पसंद करते हैं. नेचर के साथ उस टाइम पे कनेक्ट करने का बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है. कभी भी आपका ऐसा ऑफ फील हो रहा हो, लो फील हो रहा हो, तो ट्राई टू कनेक्ट विथ नेचर. नेचर एक ऐसा सुंदर चीज़ है जिसका ब्यूटी कभी नहीं जाता है, कभी नहीं. आप इतने, जब से दुनिया बनी है तब से सनराइज़ हो रहा है और सनसेट हो रहा है, लेकिन ये दो ऐसी चीज़ है ना
जिसका ब्यूटी आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। इतनी इतनी सुंदर चीज़ है ये। वो कल भी सुंदर थी, कल फिर उगेगा सूरज तो उतना ही सुंदर लगेगा, परसों उगेगा तो भी उतना ही सुंदर लगेगा, और शायद आज से 1000 साल बाद भी उगेगा तो उतना ही सुंदर होगा। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें खूबसूरती है। तो जिस चीज़ में आपको खूबसूरती दिखाई दे रही है, जिस चीज़ में एक्चुअली खूबसूरती है, वो चीज़ हमेशा आपको खुशियाँ दे सकती है। मैंने बोला कि एक लाइन में डीप मीनिंग है, तो सिर्फ ये एक लाइन का एक्सप्लेनेशन था। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। उसको आप कभी भी एंजॉय कर सकते हो। खूबसूरत चीज़ की बात ही कुछ ऐसी होती है। नेक्स्ट इज इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसकी खूबसूरत चीज़ की बात क्या होती है ना कि उसका जो खूबसूरती है वो हमेशा बढ़ता रहता है। इट्स लवलीनेस, उसका प्यारा, उसमें जो प्यार होता है, उसका प्यारापन, जो उसमें उसकी ब्यूटी होती है वो हमेशा बढ़ती होती है। एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ऐसा कभी नहीं होगा कि उसकी खूबसूरती ख़त्म होकर के एक दिन शून्य हो जाएगी, एक दिन ज़ीरो हो जाएगी, वो नहीं रहेगी। नथिंगनेस का मतलब ख़त्म हो जाना, बिल्कुल शून्य हो जाना, ज़ीरो हो जाना। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खूबसूरती, सबसे पहले तो डेफिनेशन समझिए कि ब्यूटी का डेफिनेशन क्या होता है। किसी भी इंसान के लिए ब्यूटी का डेफिनेशन क्या है? देखो, हम लोग किसी चीज़ के यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से जान लेना कि पोएट यहाँ पे आउटर ब्यूटी या अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। किसी के आउटर लुक, वो बाहर से कैसा दिखाई देता है। सपोज एक लड़की की बात करते हैं, वो बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो यहाँ वो तो एक दिन ख़त्म ही हो जाएगी। उसका जो आउटर लुक है, उसके जो चेहरे की खूबसूरती है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो बूढ़ी हो जाएंगी। हो सकता है वो एक बार, हो सकता है कि कभी ना कभी तो उसका डेथ होगा, तो वो उस दिन तो उसका फिर एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ क्या, यहाँ पे आउटर ब्यूटी की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे उस खूबसूरती की बात हो रही है कि अगर किसी इंसान को कोई लड़की खूबसूरत लग रही है, या कोई लड़का खूबसूरत लग रहा है, या कोई भी चीज़ खूबसूरत लग रही है, तो वो उसका अपीयरेंस नहीं, उसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि आउटर ब्यूटी वो ख़त्म हो जाती है, वो नथिंगनेस में चला जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल ब्यूटी होती है, वो उस चीज़ को हमेशा एंजॉय किया जा सकता है। उस चीज़ को उसकी बात हम लोग हमेशा करते हैं, अरे वो ना ऐसी इंसान थी, वो ना बहुत अच्छा था, वो ना ऐसी थी। इस चीज़ को आदमी एंजॉय करता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग उसके चेहरे को भूल जाएंगे। शायद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि वो कैसी दिखती थी, लेकिन उसके किए हुए काम, उसकी जो चीज़ें हैं, उसका बिहेवियर, वो ही याद रहेगा। तो इंसान को सबसे पहले तो अपने डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी को चेंज करना चाहिए कि ये जो ब्यूटी है, दिस इज़ नॉट आउटर ब्यूटी, ही और शी, द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट इनर ब्यूटी। द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट इनर ब्यूटी, किसी के भी इनर ब्यूटी की बात की जा रही है, ठीक है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है, वो हमेशा बढ़ता है। अगर आप उसको देखो तो शेक्सपियर का भी एक कहावत है, द ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। ब्यूटी, जो खूबसूरती होती है वो देखने वाले की आँखों में होती है ना। तो ये भी बहुत खूबसूरत लाइन है कि अगर कोई चीज़ सामने है जिसका जो अपीयरेंस से आपको अगली लग रहा है, अगली मतलब बदसूरत लग रहा है अपीयरेंस से, लेकिन उसमें भी अगर कोई इंसान खूबसूरती देख लेता है तो वो उसकी आंखों में है कि वो देख सकता है, कि दूसरों की अच्छाई को देख सकता है। तो यहाँ उसी चीज़ की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ को प्रेज करते हैं तो वो चीज़ और बढ़ती जाती है, वो कभी घटती नहीं है। पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोवर quiet for us and asleep for full of sweet dreams and health and quiet breathing। और बोवर का मतलब क्या होता है? छाया। बोवर, क्वाइट, नेचर की बात करते हैं हम लोग। जब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, तो हम लोग कहीं पे जाते हैं, पेड़ की छांव में अगर बैठते हैं तो हम लोग को कितना ज़्यादा सुकून महसूस होता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ पे पोएट उसी खूबसूरत छाया की बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंसान या आसपास की जो खूबसूरती है वो अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोगों को एक शेड नज़र आता है। बोवर का मतलब होता है शेड, बोवर मीन्स शेड, छाया, ठीक है। वहाँ पे शांति से हम बैठ सकते हैं, वो हम लोग को छाया देता है। किसी भी चीज़ की खूबसूरती जो होती है वो हम लोग को छाया देती है, ठीक है, ताकि हम लोग अपने आगे
आगे की या नेचर का ही खूबसूरती को देख लो तो आगे का प्रॉब्लम से आपको लड़ने का ताकत मिलता है, शक्ति मिलती है। तो उससे यहाँ पे पोएट ने बोला है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, वो आपको सपने दिखाता है, नए नए सपने देखने की ताकत देता है। एंड हेल्थ, आपको अच्छी नींद देता है, आपको अच्छी सेहत देता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और सांस लेना यानी जीना सिखाता है। आसपास की चीज़ें देख लो, नेचर को देख लो। यहाँ पोएट ने, मैंने बोला ना कि हर जगह पे पोएट ने क्या किया है, नेचर से कनेक्ट किया है पूरे पोम को, पूरी खूबसूरती या जो भी चीज़ें मटीरियलिस्टिक थिंग्स को भी नेचर से कनेक्ट किया है। किस तरीके से हम लोग अपने आसपास की ब्यूटी को छोड़ करके मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं और भूल जाते हैं कि यही सारी जो चीज़ें ये हम लोग को शांति दे सकती है, छाया दे सकती है, अच्छा महसूस करा सकती है। तो एक जो भी चीज़ खूबसूरत होती है वो तो सोर्स ऑफ जॉय होता ही, उसको देख करके हम लोग खुश हो ही सकते हैं। और उसके एब्सेंस में भी, अगर वो नहीं भी है, आपको सामने नहीं दिख रहा है, तो आप उसके बारे में सोचोगे तो भी आपको खुशी मिलेगी। तो इसीलिए बोला गया है। और हम लोग को एक डिवाइन पावर देता है। आप एक सुंदर से पेड़ को ही देख लो, वहीं पे है, वो दिनों दिन सुंदर होता जा रहा है, वो ज़िंदगी भर वहीं पे रहेगा। उसके आसपास के लोगों को वो वहीं खड़ा है, वो इतना ही सुंदर है, वो उसके आसपास वो आने जाने वाले लोगों को छाया दे रहा है। उसके शेड में जितने छोटे छोटे पौधे हैं वो उसको भी छाया दे रहा है और उसको भी खूबसूरत बना रहा है। तो यही हम लोग का इनर ब्यूटी है, जो हम लोग अगर अपने इनर ब्यूटी को जगाते हैं तो हम लोग भी खूबसूरत लगेंगे और हमारी ब्यूटी को भी हमेशा के लिए एंजॉय किया जा सकेगा। और ये इनर ब्यूटी जो है वो आपको पीस देगा, शांति देगा, आपको गुड हेल्थ देगा, गुड स्लीप देगा, और क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब जीन लाइवली बनाएगा, जानदार बनाएगा। ठीक है। नाउ therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dirt. Now listen, अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग सुबह उठते हैं और इतने सारे हेडेक एक बार में ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, therefore on every morrow, morrow का मतलब अगली सुबह, मॉर्निंग, टुमारो भी बोल सकते हैं उसको, मोरो, एवरी मोरो, हर दिन, अगला दिन जब होता है तो हम लोग 1000 बर्डन के साथ उठते हैं। आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये काम हो जाना चाहिए, अरे ये भी करना है, अरे वो भी करना है। तो therefore on every morrow are we reading, हम लोग बुनते रहते हैं। रीडिंग का मतलब बुनना, ठीक है, हम लोग बुन रहे हैं चीज़ों को कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है। बट अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, लेकिन उस जगह पे हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग को अपने जो धरती है, हम लोग इस धरती पे जो हमारा एग्जिस्टेंस है उस पर रहने के लिए हम लोग फूलों का जो माला, उसको गूंदना, उसको गूंथते हैं ना, फूलों का माला जो गूंथते हैं, तो बैंड, फ्लावरी बैंड बोला जा रहा है उसको गूंथते हैं हम लोग हर दिन, हर सुबह उठ करके। वो एक एक फ्लावर जो है वो हमारा काम है, आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। 10 फूल हो गया, 10 मालों को 10 फूल को गुथ के एक माला बना दो। वो हमारे को धरती पे रहने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें करेंगे तब हमारा एग्जिस्टेंस है, तब जा कर के हम यूज़फुल बनेंगे, हमारा खाना चलेगा, हमारा काम चलेगा, हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, तब जा कर के मेरा घर परिवार चलेगा। और बस इसी में फिर अगली सुबह भी हो जाएगी, अगला सुबह भी यही रिपीट होगा। तो ये जो रिपीटेड प्रोसेस है, इसमें हम लोग जीना भूल जा रहे हैं, इसमें हम लोग जीना भूल जा रहे हैं। वो जो छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटे छोटे काम हैं, जिसको लेकर के हम लोग बुन रहे हैं, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ। जो पोएट आपको यही बोल रहे हैं कि वो जो चीज़ें हम लोग, जो काम जिसको लेकर के हम लोग गुथते हैं, बैठे रहते हैं कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा अच्छा है कि कितनी भी तकलीफ़ हो रही है आपको, कितनी भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है आपको, स्पाइट ऑफ द डिस्पोंडेंस का मतलब डिप्रेस होना, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इंसान कभी भी खुश नहीं रहता है, कभी भी खुश नहीं रहता है। यही बात पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम बैठ करके सपने सजाते रहोगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, तुम्हारे पास डिप्रेशन रहेगा भी, और दूसरा इनसिक्योर भी रहोगे तुम कि ये चीज़ पता नहीं पूरा हो पाएगा कि नहीं, अरे ये पूरा हो गया, हम फिर भी पीछे रह गए। तो इसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी। दुनिया का जो कंपटीशन है उससे हमेशा लड़ते रहना
कि हाँ ये चीज़ें करनी बाकी हैं, अरे वो तो यहाँ पहुँच गया, हम यहीं हैं। तो ये इनसिक्योरिटी, इन ह्यूमन डर्थ बोलते हैं इसको। ये जो ह्यूमन का कंपटीशन है ये कभी ख़त्म नहीं होने जा रहा है, और यही चीज़ हम लोग को लाइफ का जो छोटा चीज़ है उसको एंजॉय नहीं करने देता है, क्योंकि हम लोग हमेशा बड़े पिक्चर को देखना चाहते हैं और उसमें हम लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना भूल जाते हैं। पोइट यही बता रहे कि जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे आसपास है, जो सुंदर हैं, जो चीज़ें हम लोग को खुशियाँ दे सकती हैं, हम लोग उसको बिल्कुल ही भूल करके और सिर्फ उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कल जो होने वाली है। आज जो है उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। आज जो चीज़ें हमें खुशियाँ दे सकती हैं हम लोग उसको भूल जाते हैं और बस कल की माला बुनते रहते हैं। अंडरस्टूड? नाउ, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened days. नोबल का मतलब नम्र, विनम्र, बहुत हम्बल जो होते हैं, अच्छे नेचर वाले। एंड ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी का मतलब सैड डेज, दुखी, जो दुखी दिन हैं हमारे। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और ज़्यादा उन्हीं चीज़ों पे रोते हैं कि नहीं मेरा दिन कितना ख़राब था, हम ये दुख देके हम ऐसे किए। जो चीज़ें अनहेल्दी हैं उन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। और ऑफ नोबल नेचर्स एंड ग्लूमी डेज, जो सैड दिन होते हैं जिनमें डिप्रेशन ज़्यादा होता है, जो खुशी नहीं है, उन सारी चीज़ों से ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं हम लोग। जैसे सपोज़ कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे मदद करने की बजाय वहाँ पे खड़े होकर के 1 घंटा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कैसे हुआ, फिर एक दूसरे से रिलेटेड कहानियाँ सुनाएंगे। अरे मेरे रिश्तेदार का भी ऐसे ही हो गया, तो उसको फिर वहाँ ले गया गया, उसके साथ ऐसे हुआ, वो यहाँ भर्ती हुआ, उसको इतना पैसा ले लिया गया। फिर देखो क्या करें, जो डीप थॉट्स हैं, जो बुरी बातें, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, एक अगर छोटा सा इंसिडेंट हुआ है वहाँ, ठीक है, आप मदद करने के लिए गए, दैट वाज वहाँ तक ठीक था, दैट वाज फाइन। उसके बाद जो लोग वहाँ खड़े होकर के डिस्कशन करते हैं घंटों तक खड़े होकर के, तो वो ज़्यादातर देखो आपकी हंसी मजाक या खुशियाँ बांटने वाली बातें वहाँ नहीं होती रहती हैं। वहाँ यही सारे दुख, अपने ग्लूमी डेज, जो ख़राब दिन थे उनकी बात, डार्कन डेज, जो डिप्रेशन से भरा हुआ था, वो सारी बातें वो लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे क्या आएगी? पॉजिटिविटी तो आएगी नहीं, ऑब्वियसली नेगेटिविटी ही आएगी, है ना। तो ह्यूमन का ये एक नेचर बन गया है। Made of all our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि इन सारे डार्क एंड वेज, जो बहुत ज़्यादा इधर उधर देखोगे, सर्च करोगे, ऑफ ऑल द सर्चिंग, बहुत ज़्यादा ढूंढने पे एक आध तुमको कोई ऐसा मिलेगा, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ ऐसे ह्यूमन मिलेंगे। शेप ऑफ ब्यूटी मतलब कुछ ऐसे खूबसूरत लोग मिलेंगे, इनर ब्यूटी वाले, कुछ ऐसे खूबसूरत लोग मिलेंगे जो इन बाउंड्रीज को पार कर चुके हैं। पॉल का मतलब होता है इन सारी चीज़ों में लेस इंटरेस्टेड है, किसी चीज़ में बहुत कम इंटरेस्ट लेना, लेस इंटरेस्ट लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉल। लेस इंटरेस्टेड या लीस्ट इंटरेस्टेड किसी चीज़ में, इन सारी चीज़ों में, गॉसिप में, नेगेटिविटी डिस्कस करने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो पोएट कहते हैं कि हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उन्होंने वो बाउंड्री को पार कर लिया है। ओके, मूव्स अवे द फॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। कितनी अच्छी बात पोएट बोलते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हर इंसान के अंदर उसके कुछ डार्केस्ट, उसका कुछ ना कुछ उसने लाइफ में ऐसा किया है, कुछ डीप डार्क थिंग्स हैं जो वो डिस्कस नहीं करता है किसी से। सबके अंदर बुराइयाँ होती हैं, डार्क स्पिरिट्स का मतलब हमारे अंदर भी बुराइयाँ हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे अंदर जो डार्क स्पिरिट है यानी कि बुराइयाँ हैं, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड, सन में भी है, मून में भी है, ठीक है, एंड ट्रीज ओल्ड, जो ट्रीज पुरानी हो गई हैं उनमें भी है, एंड यंग, नए वाले ट्रीज में भी है, एंड स्प्राउटिंग अ शेडी बून, कुछ ऐसे जो पेड़, स्प्राउटिंग का मतलब होता है फूटना, जो सीड्स में से फूटते हैं ना छोटे छोटे पेड़, तो वो जो जन्म ले रहा है, यानी कि ट्रीज ओल्ड का मतलब बूढ़े लोगों में भी है, जवान लोगों में भी है, जो अभी फूट करके निकल रहा है, यानी कि जस्ट अभी जो जन्म ले रहा है,
उसमें भी कल को वो आ जाएंगी, वो भी स्प्राउटिंग बून, वो भी बून का मतलब होता है ब्लेसिंग, जो छोटा सा बच्चा, एक बच्चा ब्लेसिंग ही होता है ना, तो स्प्राउटिंग बून एक छोटा सा बच्चा न्यू बॉर्न, वो भी कल को जा कर के उसमें भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आ जाएंगी, सब में है, हम सब में वो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग अपने या किसी और में उन खूबसूरत चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को देखें, तो दुनिया में बुराई ऐसे ही आधी कम हो जाएगी। जैसे सपोज़ हम लोग बुरा कैसे किसी को बुरा कैसे बना देते हैं, सब अच्छाई बुराई सब में होती है, ठीक है। एक इंसान है, वो कुछ गलत करके आया, तो उसको समझाने की बजाय लोग उसको या सोसाइटी उसको इतना ज़्यादा उसको ह्यूमिलिएट कर देती है, इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर देती है कि वो वेंजफुल हो जाता है, उसको प्रतिशोध की नहीं, अब मतलब उसमें और आ जाता है कि अब हम और करेंगे, वो वाला वेंजफुल हो जाता है वो, ठीक है। तो वो वेंजेंस उसको खा जाता है और वो और बुराइयां करने के लिए चला जाता है। जैसे सपोज समबडी इज पुअर, कोई गरीब इंसान है, तो वो अपने आसपास देखता है कि जो बुरे लोग हैं, देखो गरीब लोग भी बहुत अच्छे से रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं और वो अपने आसपास देखते हैं जो क्रूएल्टी है, जो एक गरीब इंसान के साथ जो बिहेवियर होता है, ठीक है, और वो बिहेवियर वो उनसे जब टॉलरेट नहीं होता है तो फिर वो पैसे कमाने के लिए क्या करता है, गलत गलत चीज़ें करने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसको पैसे कमाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वो उतने में भी तो खुश रह सकता था, लेकिन नहीं, गरीब होने की वजह से उसको ह्यूमिलिएशन देखना पड़ता है, गरीब होने की वजह से उसको क्रूएल्टी सहना पड़ता है, लोगों का रूड बिहेवियर सहना पड़ता है, लोगों का इनह्यूमन ट्रीटमेंट देखना पड़ता है, मतलब उसको आदमी नहीं समझा जाता है, उसको दूसरों से कम समझा जाता है, उसके साथ रूड बिहेव किया जाता है, जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, वो अपने आप को वही देखना चाहेगा ना। और दूसरी तरफ एक वैसा ही इंसान है जो रिच है, जिसको एकदम भगवान के जैसा ट्रीट किया जा रहा है, उसको एकदम माथे पे बिठा के रखा जा रहा है, वो गलत भी कर रहा है तो उसकी जी हुजूरी हो रही है, तो हम लोग वो चीज़ को देखेंगे तो हम लोग ऑब्वियसली वैसे बनना चाहेंगे कि नहीं अब हमको तो वैसे ही बनना है। ये नहीं देखते हैं कि सोर्स क्या है वैसे बनने का, बस कोई भी सोर्स पकड़ के वैसे बनना है। तो वैसा बनने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग सही रास्ता चूज़ करते हैं, कुछ लोग गलत रास्ता चूज़ करते हैं। तो देखा जाए तो अगर वो इंसान बुरा काम करने को निकला, उसने बुराई की, तो वो तो गलत था ही, लेकिन उसको पुश करने वाला वो जो सोसाइटी था जिसने उसको पुश किया कि हाँ तुम जो जैसा ट्रीटमेंट मिला उसको, अगर वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला होता तो उसको ज़रूरत नहीं थी, वो उतने में ही खुश था, खुश रहता। लेकिन जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया उसके साथ, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसको ह्यूमन बीइंग नहीं समझा गया, और उसके बाद जो उसके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ वो उसको मजबूर किया वो सारी चीज़ें करने के लिए। इसीलिए पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा जो डार्केस्ट स्पिरिट है वो सन में भी, सन को देखो, सन में भी ग्रहण लगता है, मून को देखो, मून में भी दाग है, वो काला रहता है आधे टाइम, या उसका आधा पोर्शन जो है तो वो उसमें धब्बे हैं, उसमें भी कुछ बुराइयां हैं। तो ये मेटाफर के जैसा इसको यूज़ किया गया है कि मतलब सन मून जितने भी बड़े महान लोग हैं, भगवान देख लो, उन्होंने भी कोई गलती की है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गलत नहीं है, अच्छाइयाँ नहीं हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस गरीब आदमी को प्रेज़ करने की वजह कि देखो ना कम में है, कितना संतुष्ट है, कितने अच्छे से खा रहा है, कितने अच्छे से अपने फैमिली को चला रहा है, नहीं, हम लोग हंस देंगे उस पर कि अरे कैसे है, कि कैसे रह रहा है, कितना स्थिति खराब है, ये सारी चीज़ें उसको सुना करके उसको बढ़ावा देते हैं कि तुम गलत काम करो, गलत सोर्स से पैसे कमाओ और गलत रास्ते में जाओ। तो यही सारी चीज़ें पोएट यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं हाफ ऑफ द पोएम में। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जहाँ तक बात है कि बार बार वो थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर को बोल रहे हैं, तो आप उसी चीज़ में, हर एक चीज़ में खूबसूरती है, लेकिन आप अगर एक इंसान में जो अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ दोनों हैं, तो जो आप अच्छी वाली चीज़ देखोगे तो वो आपको ब्यूटीफुल नज़र आएगी और आप उसको देख करके हमेशा एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप हर एक जन में, इंसान में खूबसूरती देखना शुरू कर दो, ब्यूटी देखना शुरू कर दो, तो वो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी पोएट के हिसाब से। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से पोएट अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। उनका कहना है कि
सॉरी, उनका कहना है कि एक ब्यूटी जो कि इनर ब्यूटी होती है वो इटर्नल होती है, हमेशा ज़िंदा रहने वाली होती है, कभी भी वो ख़त्म नहीं होती है, कभी फेड नहीं होती, कभी वो मुरझाती नहीं है, ठीक है। और जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वो हम लोग को शेल्टर देती हैं, वो हम लोग को अच्छी चीज़ें, ड्रीम्स देती हैं, अच्छे गुड हेल्थ देती है, रिलैक्सेशन देती है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको सबसे खूबसूरत आपकी मम्मी लगती होंगी, ठीक है। आप अपनी मम्मी के पास जाओ, मैंने बोला ना, एक बच्चे के पास या अपनी मम्मी के पास, जिन भी चीज़ों में हम लोग खूबसूरती देखते हैं, आप उसके पास जाओ, उसके साथ वक्त बिताओ, देखो आपका टेंशन आधा ख़त्म हो जाएगा। माँ बाप को अपने बच्चे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो माँ बाप के सारे सपने अपने बच्चों से जुड़े होते हैं। बच्चे को अपने माँ बाप सबसे सुंदर लगते हैं, तो बच्चों के सारे सपने अपने माँ बाप से जुड़े होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से गुड हेल्थ, अब हम लोग उनका अच्छा हेल्थ चाहेंगे, वो हमारा अच्छा हेल्थ चाहते हैं। उनकी छाया है ना, वो हम लोग को शेल्टर देते हैं, हम लोग उनको शेल्टर देते हैं, तो ये कितना ब्यूटीफुल रिलेशन है। उसी तरीके से नेचर को देख लो, आप एक पौधा लगा लो, उस पौधे को लगाओ, उसके बाद उसके साथ उसका जो कनेक्शन आएगा आपका, वो आपको ये सारी चीज़ें देगा। आप ड्रीम करोगे वो फूल इतना बड़ा हो जाएगा, एक दिन फूल खिलेगा उसमें, और वो आपको सपना दे रहा है ना। और आप उसके अच्छे हेल्थ के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए फिर आप कुछ भी करोगे। तो ये सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ में अगर आप खूबसूरती देखना शुरू कर दो तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिलेंगी। ओके, नाउ हमारी जो चीज़ें हैं अर्थली थिंग्स के साथ, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें, हम लोग उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं। एक पेड़, सपोज आपको बर्थडे में किसी ने एक छोटा सा पौधा गिफ्ट किया और एक तरफ आपको डायमंड रिंग गिफ्ट किया, ऑब्वियसली आप ज़्यादा, मैं भी या कोई भी डायमंड रिंग को देख करके ज़्यादा खुश होगा। तो हम लोग का जो अट्रैक्शन है अर्थली चीज़ों की तरफ, वो इतना ज़्यादा ह्यूमन को क्या करता है ना, ब्लाइंड कर देता है कि हम लोग असली खूबसूरती को नहीं देख पाते हैं। हो सकता है एक समय ऐसा है कि वो डायमंड का कीमत ही गिर जाए और डायमंड एक प्रेशियस स्टोन ना रहे, या हो सकता है वो एक दिन गुम हो जाए, ठीक है। लेकिन वो पौधा, उसको आप लगाओगे, उसकी सेवा करोगे, वो एक दिन बड़ा हो जाएगा, वो कभी ना गुम होगा, ना आपको निराश करेगा, ना उसकी कीमत कभी कम होगी, ना वो ऑक्सीजन देना बंद करेगा, ना वो लेस वैल्यूएबल होगा कभी भी, ठीक है। लेकिन हम लोग डायमंड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, हम लोग वो चीज़ को ज़्यादा प्रेज करते हैं जो अर्थली, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ है, ठीक है, जो हम लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा खींचती हैं। और ये जो अर्थली चीज़ें हैं उसका हम लोग क्या बना करके रखें, एक माला बना करके रखें, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, पूरा चार्ट है हम लोगों के पास। लेकिन उसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारे खुशी के लिए, परमानेंट खुशी के लिए, जो हम लोग को जॉय फॉरएवर दे सकता है। एक भी ऐसी चीज़ उसमें आपको नहीं नज़र आएगी, ठीक है। और ये, लेकिन आप ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये सारे ट्रैप्स हैं। ट्रैप्स का मतलब होता है ये सारे एक तरीके से चूहे के लिए बेट होता है ना, क्या कहते हैं उसको, नेट में ट्रैप, अरे जाल, ये सारा एक तरीके का जाल है हमारे लिए, ठीक है, जो हम लोगों को क्या करता है, फंसाता है। एक चीज़ के पीछे आप भागोगे, आपको तुरंत दूसरी बड़ी चीज़ नज़र आएगी, दूसरा जाल, तीसरा जाल, और वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करने के लिए मजबूर करेगा जिससे, जो कि आपको हमेशा याद रखना, टेम्परेरी खुशी देगा, हमेशा टेम्परेरी खुशी देगा। परमानेंट हैप्पीनेस उन्हीं चीज़ों में है जिस चीज़ में एक्चुअल ब्यूटी होती है, ठीक है। टेम्परेरी, ये सारी चीज़ें जो अर्थली थिंग्स हैं, जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ये सारे, एक तो पहले तो ये जाल है, दूसरा ये हम लोग को टेम्परेरी खुशी देता है। परमानेंट खुशी वही दे सकता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, जिसको हम लोग हमेशा एंजॉय कर सकते हैं। और इसीलिए यहीं तक आज let the poem rest today, and we will continue it in the next video. Thank you.